Hello everyone. So welcome back to the next lecture in structural analysis. तो हम अभी क्या देखने वाले हैं? एक नेक्स्ट प्रिंसिपल देखने वाले हैं जो कि है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन। आप लोग इसको यूनिट लोड मेथड भी बोल लो, कोई इश्यू नहीं है। तो इसके अंदर हमारे पास दो केस हैं, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। दो कंडीशंस हैं जिसके जिसके हिसाब से आप प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन को डिफाइन कर सकते हो। क्या केसेस हैं? तो अगर मैं यहाँ केस नंबर 1 देखूं तो वी हैव लाइक पहला केस है फॉर डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल बॉडी कौन सी होती है आपकी? मतलब इलास्टिक बॉडी जो कि क्या कर सके। इलास्टिक बॉडी आपकी क्या करती है? ये एक्सटेंसिबल होती है। दैट मीन्स कि आप इसको इसकी लेंथ को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है, डायमेंशन में चेंजेस ला सकते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं? डिफॉर्मेबल बॉडीज के लिए, ठीक है। तो आपका एक स्टेटमेंट है जो कि है कि दी टोटल वर्चुअल वर्क डन in elastic body is zero। कहने का मतलब क्या है कि आपका जो टोटल वर्चुअल वर्क डन है वो किसी भी इलास्टिक बॉडी में जीरो होता है। कैसे? देखो, मान लो आपके पास एक इलास्टिक बॉडी है। हमने माना कि हमारे पास कुछ इस तरह से एक मेंबर है, ठीक है, यहाँ से फिक्स्ड है। मैंने बोला कि ये इलास्टिक बॉडी है। इलास्टिक मीन डिफॉर्मेबल। डिफॉर्मेबल मीन एक्सटेंसिबल, एक्सटेंड कर जाएगी ये अगर इस पे हमने एक्सटर्नली लोड लगाया तो एक्सटेंसिबल है, मतलब ये इलास्टिक बॉडी है, ठीक है, इसमें डिफॉर्मेशन आएंगे। तो मैंने क्या किया? मैंने एक्सटर्नली लोड लगाया है इस पे P, ठीक। अब क्योंकि मैंने इस पे एक्सटर्नल लोड लगाया है, क्या करेगी ये बॉडी? ये डिफॉर्म हो जाएगी। तो अगर ये कुछ इस तरह से थी और आपने इस पे एक्सटर्नल लोड लगाया तो ये कुछ इस तरह से आगे मूव करेगी क्योंकि हमने टेंसाइल लोड लगाया था। आगे मूव करेगी पी लोड की वजह से। तो क्या बोला है इसने? तो हमने एक्सटर्नली लोड लगाया, इसकी वजह से इस बॉडी ने वर्क किया कितना? डेल्टा का, ठीक है, डेल्टा डिफॉर्म हुई। तो इसमें ये क्या हुआ? हमने बॉडी पे एक्सटर्नल वर्क किया, हमने एक्सटर्नली लोड लगाया जिसकी वजह से बॉडी में डेल्टा का डिफॉर्मेशन है। तो ये क्या हुआ? एक्सटर्नल वर्क डन हुआ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ, वर्क डन दो तरह से होता है। एक तो होता है आपका एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन, दूसरा इंटरनल वर्चुअल वर्क डन। तो एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन क्या होता है? जो कि आपने बॉडी के ऊपर लगाया, हमने यहाँ लोड लगाया जिसकी वजह से बॉडी डिफॉर्म हो गई, तो हमारी वजह से डिफॉर्म हुई, इसका मतलब ये है एक्सटर्नल वर्क डन, ठीक है। अब दूसरी चीज, दूसरा काम यहाँ पे क्या होगा? अब क्योंकि हम एक्सटर्नली लोड लगा रहे हैं तो ये बॉडी रेजिस्ट करेगी। बॉडी रेजिस्ट करेगी कितना? तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, मैंने माना था कि मैंने यहाँ पे लोड लगाया हुआ है, ठीक, ये बॉडी डिफॉर्म हो गई है एक्सटर्नली। अब मैं यहाँ क्या देख रही हूँ कि यहाँ पे आपको ये इंटरनली आपकी बॉडी रेजिस्ट करने की कोशिश करती है। कितना स्ट्रेस जनरेट होगा? स्ट्रेस कितना जनरेट होगा? P अपॉन ए, जो भी इसका एरिया है। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि हमने एक्सटर्नल वर्क किया और उसके बदले में आपकी बॉडी ने क्या किया? इस बॉडी ने इंटरनली रेजिस्ट किया उस एक्सटर्नल वर्क को। देखो क्या हमने क्या किया? ये तोड़ने वाला फोर्स लगाया, हमने हमने इस बॉडी को तोड़ने के लिए फोर्स लगाया एक्सटर्नली और ये खिंच गई। अब बॉडी क्या करेगी? बचाने की कोशिश करेगी। तो इसने बचाने के लिए एक स्ट्रेस जनरेट कर दिया। उस स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी जो है, जो वर्क करती है स्ट्रेस की वजह से, वो होता है इंटरनल वर्क डन, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही हूँ? मैंने बोला कि आपका एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन प्लस इंटरनल वर्चुअल वर्क डन, ये किसके बराबर होता है? अगर दोनों को आप ऐड करो तो ये जीरो आता है। क्यों?
जितना भी आपने एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन लगाया उसके ऑपोजिट उतने ही अमाउंट में इंटरनली स्ट्रेस बॉडी जनरेट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका बॉडी में डिफॉर्मेशन नहीं हो पाते। तो आपका एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन और इंटरनल जो वर्चुअल वर्क डन है दोनों इक्वल होते हैं। तो मैं क्या लिख सकती, इन दोनों को ऐड करने से जीरो आता है। तो अभी मैं क्या लिख सकती हूँ, डब्ल्यू ई, मैंने डब्ल्यू ई स्टार मान लिया, एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन है ना, ठीक, प्लस डब्ल्यू आई स्टार इंटरनल वर्चुअल वर्क डन, ये आपका आ रहा है इक्वल टू जीरो। तो ये आपका इक्वेशन हुई फॉर इलास्टिक बॉडी, ठीक है, ये कह रहा है। अब मैं क्या बोल रही हूँ, ये क्यों, ये आपका किस चीज किससे आया, ये ड्यू टू पी लोड जो हमने लगाया था। और ये क्यों आया, ड्यू टू सिग्मा जो हमने हमारी बॉडी में जनरेट किया। तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे कि आपका जो इंटरनल वर्चुअल वर्क डन है, ये किसकी वजह से होता है, वर्चुअल वर्क डन इज बाय इंटरनल स्ट्रेस, ठीक है, इंटरनल स्ट्रेस की वजह से जनरेट होगा। तो ये यहाँ तक हमने देख लिया, ठीक है। अब मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने ये इक्वेशन देखी, अब मैं यहाँ से ये बोल सकती हूँ कि हमारा जो डब्ल्यू ई स्टार है दैट विल बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू आई स्टार, हुआ क्योंकि जीरो है दोनों का एडिशन। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि बॉडी के ऊपर आप जितना भी एक्सटर्नल लोड लगाओगे, एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन होगा, उतना ही बॉडी इंटरनल वर्चुअल वर्क डन प्रोड्यूस करेगी, बस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर मैंने इस साइड, इस डायरेक्शन में वर्चुअल वर्क डन दिया तो बॉडी इस डायरेक्शन में वर्चुअल वर्क डन दे रही है। तो इसका मतलब क्या है, आपका डायरेक्शन चेंज होंगे बट आपके मैग्नीट्यूड सेम होंगे। तो मैं लिख सकती हूँ इज इक्वल टू डब्ल्यू आई स्टार, मैग्नीट्यूड मतलब मैंने मॉड लगा दिया, तो दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वो सेम आने वाली है। तो ये आपका पहला केस हुआ फॉर डिफॉर्मेबल बॉडी, यानी इलास्टिक बॉडी के लिए। अब हम देख लेते हैं कि रिजिड बॉडीज में इसका क्या किस तरीके से हम रिजिड बॉडीज में ये प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन देख सकते हैं। अब रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड होगी, इसमें कोई भी एक्सटेंशियल डिफॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी एक्सियल डिफॉर्मेशन क्रिएट नहीं होगा। तो मैं क्या लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ फॉर रिजिड बॉडी। अच्छा, तो रिजिड बॉडी के लिए आप क्या लिखोगे कि रिजिड बॉडी आपकी पहली तो नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी होती है। तो द रिजिड बॉडी इज नॉन डिफॉर्मेबल, देयरफॉर इसका मतलब क्या होगा कि इंटरनल वर्चुअल वर्क डन जीरो आता है। क्यों, क्यों जीरो आएगा भाई इंटरनल वर्चुअल वर्क डन? अरे अभी देखो, आप रिजिड बॉडी क्या है, डिफॉर्म करेगी नहीं, आप इस पे स्ट्रेस लगा दो, ये डिफॉर्म करने नहीं वाली। अब जब ये डिफॉर्म नहीं कर रही तो ये किस लिए काम करेगी भाई, जब इससे कोई डिफॉर्मेशन ही नहीं है तो इंटरनल वर्चुअल वर्क डन जीरो हो गया। क्यों, क्योंकि कोई भी इस पे एक्सटर्नली इस पे कोई लोड ही नहीं लग रहा है जिससे कि ये डिफॉर्म हो। तो डिफॉर्मेबल नहीं है, डिफॉर्मेबल नहीं है इसका मतलब इंटरनली यहाँ इंटरनल वर्चुअल वर्क डन इसका जीरो आता है। अब अगर इंटरनल वर्चुअल वर्क डन जीरो आ रहा है और हमको पता है कि एक्सटर्नल के बराबर ही होता है इंटरनल, और जब इंटरनल जीरो कर रहे हो आप, तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर आप बोल दोगे कि एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन भी जीरो होगा, एक्सटर्नल वर्क डन इज ऑल्सो जीरो। तो आप यहाँ क्या बोलोगे कि
हमने ये स्टेटमेंट तो पिछले इसमें देख ही लिया था कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आता है, बट इन रिजिड के केस में वो मैग्नीट्यूड हो जाता है 0 के बराबर। तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन, जिसके दो कंडीशंस थे। पहला आप इलास्टिक बॉडी के लिए देख सकते हो और दूसरा आप रिजिड बॉडी के लिए देख सकते हो। तो ये दोनों हमने डिस्कस कर लिए। अब इसका एक फॉर्म है, मतलब एक स्पेशल केस है यूनिट लोड मेथड, ठीक है। अभी ये जो मैंने रिजिड बॉडी के लिए कराया है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि आपको ये तो पहला केस तो इजीली समझ में आ गया होगा कि हाँ, अब ये कि एक्सटर्नल और इंटरनल जो है इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड है। बट फॉर रिजिड बॉडी हम ये बोल रहे हैं कि इंटरनल वर्चुअल वर्क डन इसका 0 है, वो कैसे आ रहा है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल की हेल्प से हमको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो लेट अस टेक वन एग्जांपल। हमने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रस ले लिया। ये कुछ इस तरह से ट्रस है। हमको ये ट्रस दिया हुआ है, ये हिंज है, ये रोलर है, ठीक। और क्या क्या दिया हुआ है, ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, ये आपका 3 सेंटीमीटर है। ओके। और इन्होंने हमसे बोला कि ऑल मेंबर्स आर रिजिड। सारे मेंबर्स आपके रिजिड हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक्चुअली डिफॉर्म नहीं हो रहा है। और इन्होंने हमसे बोला कि आप क्या करो, डिफ्लेक्शन निकालो एट सी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अच्छा, सी क्या है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। और इन्होंने और भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है। उन्होंने बोला कि ए पे आपका डिफॉर्मेशन दिया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है, 0.05 सेंटीमीटर का। इसी तरह से ए पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिफॉर्मेशन है वो है 0.02 सेंटीमीटर का। एंड बी पे भी डाउनवर्ड डिफॉर्मेशन गिवन है, दैट इज 0.03 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये सब केस पूरा ये इस तरह से क्वेश्चन गिवन है, हमको इसको सॉल्व करना। तो देखो, मैंने यहाँ लिखा है यूनिट लोड मेथड। हम क्या करते हैं, ये यूनिट लोड मेथड की हेल्प से ही मैं सॉल्व करने वाली हूँ। अभी तो ये छोटा सा मैं क्या एक एग्जांपल बता रही हूँ, बाकी हम यूनिट लोड मेथड को डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। हम क्या करते हैं यूनिट लोड मेथड में, हमको जिस डायरेक्शन में जिस पॉइंट पे लोड लगाने को, मतलब डिफ्लेक्शन पूछा हुआ है हमसे कि यहाँ पे हमसे बोला है कि सी पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन निकालो, ठीक है, इन सब गिवन डिफ्लेक्शन की वजह से। तो क्या करेंगे, हम सी पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक यूनिट लोड लगा देते हैं, मतलब एक लोड लगाएंगे जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है। अब 1 मैग्नीट्यूड का लोड लगा के हम जो है इस पूरे स्ट्रक्चर को सॉल्व करते हैं। मैंने इसको इस डायरेक्शन में लगाया है, आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे इस डायरेक्शन में भी लगा लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे मान के चल रही हूँ अभी। तो ये जो मैंने लोड लगाया इसकी वजह से अभी मेरे पास किस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, ये हिंज है, ये रोलर है। तो मैं क्या देखूंगी, मेरे पास देखो, ये तो मैंने बोला कि 1 का हॉरिजॉन्टल मैंने लगाया, यहाँ पे एक आर ए मिलेगा, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल मिलेगा एच ए, दोनों का सफिक्स 1 है। यहाँ पे हमको एक आर बी मिलेगा, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले देखा सिग्मा एफ एक्स लगा के इक्वल टू 0। तो मैंने देखा कि मेरा माइनस एच ए प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारा एच ए की वैल्यू आ गई इक्वल टू 1। तो मैंने हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 लगाया। सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 लगा के मैंने देखा कि मेरा आर ए प्लस आर बी
इक्वल टू 0 है। ये एक हमारे को क्वेश्चन मिल गई। थर्ड मैंने क्या किया, मैंने सिग्मा एम जेड जो है 0 किया, मैंने एम जेड 0 किया, मैंने बी के रिस्पेक्ट में किया, तो मैंने क्या किया, सिग्मा एम बी इक्वल टू 0 ले लिया, ठीक है, अलॉन्ग बी। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने देखा आर ए इंटू 5, ठीक है, आर ए इंटू 5, अब प्लस 1 इंटू 3, ऐसे का कुछ होगा नहीं, ऐसे तो इसी से ही पास हो रहा है, तो हमने ऐसे का कुछ नहीं लिखा, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब मैंने देखा तो मैंने देखा आर ए हमारा आ रहा है 3/5 माइनस 3/5 आया, आर ए की वैल्यू माइनस 3/5। तो आरबी की वैल्यू कैसे हो जाएगी इस इक्वेशन से, आरबी की वैल्यू मिलेगी इक्वल टू 3/5, है ना। तो ये हो गए, हमने आर ए, आरबी और एस ए तीनों की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो फाइनल हमारे पास क्या बन के आया, तो मैंने देखा मेरा आर ए की वैल्यू आई 3/5, या एंड इन इट इज नेगेटिव, राइट। तो नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, जो डायरेक्शन मैंने अज्यूम करी थी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आर ए की वैल्यू मिली है। तो मैं इसको डाउनवर्ड बना दूंगी, हो गया ये डाउनवर्ड। और ये तो पॉजिटिव आया आरबी, तो मैंने अपवर्ड करेक्ट माना था, तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि ये हो गया 3/5 पॉजिटिव का, एंड मेरा एस ए भी पॉजिटिव आया, तो जो एस ए की मैंने डायरेक्शन मानी थी वो करेक्ट थी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने सॉल्व कर लिया ये। अब मुझे क्या पता करना था, मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन पता करना था, और सारे नंबर्स रिजिड गिवन है। अगर सारे नंबर्स रिजिड गिवन है तो हमको पता है कि रिजिड के लिए आपका जो वर्चुअल वर्क डन है वो कितना आता है, 0 आता है। अगर मैं निकालूं, मैं कैसे वर्क डन निकालूंगी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करूंगी। तो मैंने क्या किया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करना चालू किया, ठीक है। अब देखो फोर्स क्या है, ये मैंने आर ए कर लिया सबसे पहले, 3/5 इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो आई एम गोइंग टू टेक इट एज पॉजिटिव। तो 3/5 इंटू क्या करोगे, 0.05, ठीक है। अब मैं क्या देख रही हूँ, 1 का देख रही हूँ, इसका हॉरिजॉन्टल का। हॉरिजॉन्टल हमारे पास है 1 इंटू 0.02 कर सकती हूँ मैं, क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या देख रही हूँ, फोर्स अपवर्ड लग रहा है बट डिफ्लेक्शन हमको डाउनवर्ड दिया है, तो ये हो गया माइनस में, माइनस में कितना, 3/5 इंटू 0.03। एंड अभी एक और चीज बची, ये मैंने क्या देखा, 1, मैंने क्या किया, मैंने प्लस 1 इंटू, मैंने डिफ्लेक्शन डेल टी एच कर दिया, ठीक है। ये टोटल क्या होगा आपका, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, आपका डिफ्लेक्शन 0 होता है, तो डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए मेरा डेल सी एच की वैल्यू आती है, कैसे, मैंने ये पूरा सॉल्व किया, तो आई सी 3/5 ऑफ 0.5 तो मेरे पास आया है 0.03 प्लस 1 इंटू 0.2, 0.02 माइनस 0.018 इज इक्वल टू माइनस डेल सी एच, ठीक है। तो मैंने जो डेल सी एच की वैल्यू निकाली वो फाइनली मेरी सॉल्व करके आई माइनस 0.032 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब क्या हुआ, डेल सी एच की वैल्यू नेगेटिव आ गई। नेगेटिव का मतलब ये आपका क्या हुआ, डिफ्लेक्शन आएगा इस डायरेक्शन में, आपका डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में आएगा, कितना, 0.032 सेंटीमीटर का। इसका मतलब क्या हुआ, आपका ये जो जॉइंट सी है ये मूव करेगा लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा, कितना, 0.032 सेंटीमीटर के मैग्नीट्यूड से। इस तरह से आप प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन लगाते हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट में मैं यूनिट लोड मेथड को और भी प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगी।
थैंक यू एवरीवन।